जापान एशिया का एक ऐसा देश है जिसे अक्सर लोग टेक्नोलॉजी, अनुशासन और इनोवेशन के लिए जानते हैं, लेकिन आज इसकी असली ताकत कहीं ज्यादा गहरी है। इतनी गहरी कि दुनिया की सबसे जरूरी इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर इस पर क्वाइटली डिपेंड करती है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जापान के पास जिसके बिना आज की डिजिटल दुनिया लिटरली रुक सकती है। कुछ साल पहले तक जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती थी तो सबका फोकस अमेरिका, ताइवान और दक्षिण कोरिया पर जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जो इस पूरी सप्लाई चेन का इनविजिबल बैकबोन बन चुका है, और वो है टोक्यो इलेक्ट्रॉन। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जापान भले ही पॉपुलेशन और साइज में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में से एक है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इतनी प्रिसाइज है कि हाई टेक इंडस्ट्रीज इसके बिना इनकम्प्लीट मानी जाती हैं, खासकर सेमीकंडक्टर सेक्टर में, जहां असली गेम सिर्फ चिप्स बनाने का नहीं बल्कि उन मशीन्स का है जिनसे चिप्स बनते हैं। अगर इसे आसान तरीके से समझें तो चिप इंडस्ट्री 3 हिस्सों में बंटी होती है: डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इक्विपमेंट। और जहां डिजाइन में अमेरिका डोमिनेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान डोमिनेट करता है, वहीं इक्विपमेंट के मामले में जापान एक साइलेंट जायंट की तरह खड़ा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन इसी इकोसिस्टम का एक बेहद क्रिटिकल पिलर है। यह कंपनी डिपोजिशन सिस्टम्स, एचिंग मशीन्स और क्लीनिंग सिस्टम्स जैसी एडवांस्ड इक्विपमेंट बनाती है। ये वो मशीन्स हैं जो सिलिकॉन वेफर पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सर्किट्स बनाती हैं। बिना इन मशीन्स के चिप बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन सेगमेंट्स में इसका ग्लोबल मार्केट शेयर कई जगह 30% से लेकर 80 या 90% तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर्स, चाहे वो TSMC हो, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंटेल, सभी इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आता है। आज के समय में सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर का सबसे बड़ा वेपन बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर चीज चिप्स पर चलती है। अगर चिप्स रुकते हैं तो पूरी दुनिया रुक सकती है। और चिप्स बनाने के लिए जिन मशीन्स की जरूरत होती है, उनमें जापान का कंट्रोल बेहद मजबूत है। यहीं से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। अमेरिका को यह डर है कि अगर एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी चीन तक पहुंचती रही तो वह AI और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे निकल सकता है। इसी वजह से जो बाइडेन की सरकार के दौरान एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को काफी सख्त किया गया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जापान और यूरोप को भी इस स्ट्रैटेजी में शामिल किया गया। जापान ने भी कई एडवांस्ड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, खासकर उन मशीन्स पर जो कटिंग एज चिप्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं। दूसरी तरफ शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस को नेशनल प्रायोरिटी बना दिया। अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, नई कंपनीज बनाई जा रही हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी वही है, बिना एडवांस्ड जापानीज इक्विपमेंट के कटिंग एज चिप्स बनाना बेहद मुश्किल है। यानी एक तरफ अमेरिका टेक्नोलॉजी फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरी तरफ चीन एक्सेस पाना चाहता है, और बीच में जापान एक ऐसे पोजीशन पर खड़ा है जहां उसके हर डिसीजन का असर ग्लोबल पावर बैलेंस पर पड़ता है। 2024 और 2025 में यह टेंशन और ज्यादा बढ़ गई जब जापान ने सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एक्सपोर्ट रूल्स को और सख्त कर दिया। इसका सीधा असर चाइना की चिप इंडस्ट्री पर पड़ा। कई फैक्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर पाईं, कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो गए और अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सिचुएशन को और खतरनाक बना दिया। चाइना ने जवाब में कुछ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में इंबैलेंस आने लगा। अब असर सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर पर इसका असर दिखने लगा। कुछ जगह प्रोडक्शन डिलेज शुरू हुए, कुछ जगह कॉस्ट्स बढ़ने लगीं और कंपनीज को अल्टरनेट सप्लाई ढूंढने में मुश्किल आने लगी। यानी अब यह सिर्फ US और चाइना की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका सीधा असर दिखने लगा। लेकिन जापान की ताकत सिर्फ टोक्यो इलेक्ट्रॉन तक लिमिटेड नहीं है। असल में जापान का पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बेहद पावरफुल है। यह देश फोटोरेसिस्ट्स, सिलिकॉन वेफर्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और अल्ट्रा प्रिसिजन कंपोनेंट्स में ग्लोबल लीडर है। इन मटेरियल्स के बिना चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। मतलब अगर मशीन्स एक बैकबोन है तो ये मटेरियल्स उसका ब्लड है, और दोनों में जापान की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। अब सोचो अगर किसी एक पॉइंट पर डिसरप्शन आता है, चाहे वो मशीन्स में हो या मटेरियल्स में,
तो उसका असर पूरी दुनिया में चेन रिएक्शन की तरह फैल सकता है। स्मार्टफोन्स महंगे हो सकते हैं, कार्स की डिलीवरी डिले हो सकती है, एआई प्रोजेक्ट स्लो हो सकते हैं और इंडस्ट्रीज को भारी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसी वजह से आज पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स ओपनली इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होती जा रही है। हिस्ट्री हमें बार बार एक चीज सिखाती है, जब किसी क्रिटिकल रिसोर्स या टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल लिमिटेड प्लेयर्स के पास होता है तो ग्लोबल रिस्क तेजी से बढ़ता है। अब सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यूएस, यूरोप और चाइना तीनों सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। अमेरिका डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहा है। यूरोप अपनी सेमीकंडक्टर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना सेल्फ रिलायंस की तरफ एग्रेसिवली बढ़ रहा है। लेकिन रियलिटी यह है कि इन सभी प्लान्स के बीच एक कॉमन डिपेंडेंसी अभी भी मौजूद है, और वह है जापान। क्योंकि चाहे चिप कहीं भी बने, मशीन्स और मटेरियल्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, और यही वो पॉइंट है जहां जापान का कंट्रोल सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जापान आज सेमीकंडक्टर वर्ल्ड के उस लेवल पर खड़ा है जहां वह डायरेक्टली चिप्स नहीं बनाता, लेकिन उन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है जिनके बिना चिप्स बन ही नहीं सकते। यानी एक तरफ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इस पर डिपेंड है और दूसरी तरफ प्रेजेंट की ग्लोबल इकोनॉमी। और यही वजह है कि जापान आज क्वाइटली दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक बन चुका है, बिना ज्यादा हेडलाइंस के, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के साथ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में चिप इंडस्ट्री पर कंट्रोल ही ग्लोबल पावर बैलेंस तय करेगा, और इस पूरे सिस्टम में जापान का रोल और भी क्रिटिकल होता जाएगा। अगर फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और बढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में और रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो इसका असर सिर्फ कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि कंट्रीज की इकोनॉमीज तक पहुंचेगा। प्रोडक्शन स्लो हो सकता है, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इनोवेशन डिले हो सकती है और ग्लोबल ग्रोथ पर सीधा असर पड़ सकता है। यानी अब यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इससे जुड़ चुकी है। इसी वजह से आज जापान एक ऐसे पोजीशन पर खड़ा है जहां उसके डिसीजंस सिर्फ उसकी इकोनॉमी को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और यही वह पॉइंट है जहां जापान एक साइलेंट सुपर पावर बन जाता है। ना ज्यादा नॉइज, ना ज्यादा हेडलाइंस, लेकिन रियलिटी यह है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा इसके कंट्रोल में है। अगर इसे एक लाइन में समझें तो जापान आज उस बैकबोन की तरह है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके बिना पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी रुक सकती है। और शायद यही वजह है कि आने वाले समय में जब ग्लोबल पावर की बात होगी तो सिर्फ अमेरिका या चीन ही नहीं, बल्कि जापान का नाम भी उतनी ही मजबूती से सामने आएगा। क्योंकि असली ताकत हमेशा वही होती है जो दिखती कम है, लेकिन कंट्रोल सबसे ज्यादा करती है।